आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, आपके पास इस दफ़ा जो टेस्ट आपका इस वीक में होगा उसमें आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये चैप्टर आएगा और इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नंबर 13 है वो आएगा। इन दोनों चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से देखना है और इनको आप लोगों ने तैयार करना है। इसके शॉर्ट, इसके लॉन्ग, इसके न्यूमेरिकल्स को मैं एक दफ़ा आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ। और किसी भी किस्म का कोई मसला हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो, जो है व्हाट्सएप मैसेज करके, या जो आपके इंचार्ज हैं उनको उनसे बोल के कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, उसके लिए हम लोग आपको एक वीडियो बना के भेज देंगे ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। तो बेटा, इंक्लूडेड टॉपिक्स में जो पहला आपका टॉपिक इंक्लूड है वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में बच्चों आपने यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की सबसे पहले डेफिनेशन, ये शॉर्ट है, यहाँ पर ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर करना है। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। इसके बाद कनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपके पास, इनका डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर इसी तरह पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास शॉर्ट के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको, इनकी डेफिनेशंस, इनके मेन जो पॉइंट्स हैं, अगर किसी में कोई फार्मूला है, जैसे आपके पास जो फोकल लेंथ है उसके बारे में कि हाफ ऑफ रेडियस आपके पास होता है, तो ये आपने इस तरह की चीज़ें, इनके यूनिट्स हैं अगर किसी चीज़ के, तो वो आपने ज़रूर उसको मेंशन करना है। इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। तो बेटा यहाँ पर हमने सिर्फ ये शॉर्ट, यहाँ भी शॉर्ट के तौर पर आ सकता है और इसके आगे साइन कन्वेंशन हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपने टेबल याद कर लेना है कि जब आपके पास पी, क्यू और एफ के बारे में उसने बताया, रियल ऑब्जेक्ट हो, रियल इमेज हो, और कनकेव मिरर होता पॉजिटिव बनता है, और जब आपके पास नेगेटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज होता है, और कन्वेक्स मिरर होता है वहाँ पर। तो ये आपने करना है। इसी तरह ये एग्जांपल है, ये शॉर्ट में आपको आ सकती है, इसको आपने शॉर्ट के तौर पर याद करना है, तैयार करना है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकती है, तो आपने इसको भी देखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपने ये लॉन्ग के तौर पर आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको लॉन्ग तैयार करना है। रिफ्रैक्शन होती क्या है? रिफ्रैक्शन में जब आप देखते हो, रिफ्रैक्शन आप जब भी लाइट या कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो वो आपके पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो अपने रास्ते से थोड़ी सी अपना रास्ता चेंज करती है, अपना एंगल चेंज करती है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन को आपने क्या करना है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है और आपने इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसके लॉज लिखेंगे, और ये चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो ये लॉन्ग के तौर पर आता है। लॉज एक शॉर्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखें, तो वो आपने बताना होगा। इसमें आपके पास ये लॉ है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ भी कहलाता है, तो इसको आपने, अगर आपको स्नेल्स लॉ पूछ लिया जाता है तो तब आपने यही लॉ जो आखिरी तीसरा वाला है, दूसरा वाला है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ आपके पास होता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आपके पास जो है वो n इज इक्वल टू सी ओवर वी, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और इसकी एग्जांपल है आगे, वो आपने शॉर्ट के तौर पर ये भी याद करनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेटा 2 सवाल हैं। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि जब भी एक लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए और वो अपने बाउंस बैक कर जाए वापस रेयर मीडियम के अंदर, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पर हमारे पास 2 डेफिनेशन होती है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की और एक क्रिटिकल एंगल की। जब भी आपके पास जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल नो रेफरेंस अकर। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, तो ये तब आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये हमारे यहाँ पर बेसिक टॉपिक्स है। यहाँ पर जो अभी तक एक हमारा लॉन्ग है वो आपने देख लेना है, उसको याद लॉन्ग के तौर पर करना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो ये बेटा आपके पास ये भी आपके पास शॉर्ट के तौर पर ही आ सकता है। प्रिज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है विद एटलीस्ट 2 स्मूथ प्लेन फेसेस
इंक्लाइन टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो इंक्लाइंड बना रहे होते हैं, यानी ये आपके पास ये दोनों फेसेस। तो यहाँ से ये आपके पास हमने इसको जो है वो शॉर्टली एक्सप्लेन करना होता है। इसी तरह लेंस है, लेंस की डेफिनेशन है, और इसमें सिर्फ हमने सिर्फ लेंस की डेफिनेशन करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ इसकी कोई टॉपिक हमने नहीं करना, हमने इसके बाद आगे करना है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। तो ये हमने ये याद करना होता है, ये आपके पास आ सकता है एज लॉन्ग, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसमें आपने ये डायग्राम बनानी होती है, सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम, और फिर हमने ये इक्वेशन को लिखना है। ये इसकी यहाँ पर भी उसने इक्वेशन रिलेशन लिख दिया है, और फिर साइन कन्वेंशन इसमें से हमने बताने होते हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमने ये जो इसकी एग्जांपल है 12.6, इसको हमने एज लॉन्ग, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगी कि ये आपके सामने है, आपको फोकल लेंथ दे दी गई है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया, लेकिन उसने आपको कहा है कि इमेज डिस्टेंस बताएं, तो वो हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, इसको देखें, जहाँ पर उसने उसको सॉल्व किया है, यहाँ एलसीएम से सॉल्व करेंगे और उसके बाद एंड पर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास इसमें से और कोई टॉपिक हमने नहीं करना, इसकी रिव्यू में आ जाए। रिव्यू में आपने एमसीक्यू सारे ही करने हैं, और इसके जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन अभी हम पीछे जो चीज़ें पढ़ के आए वही हैं। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो लॉन्ग मैंने आपको बताया वो आ सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो ये डेफिनेशन है। और आगे हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ये हमारे पास इसका अगला जो हिस्सा है ये आपने नोट्स से देखना है, इसका वहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद होगा। लेकिन अगर आपको तौर पर आएगा तो सिर्फ इतना सवाल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है। तो हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपके पास स्टेट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट के तौर पर आ जाते होते हैं। फिर है जी व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये भी मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। जब बाउंस बैक हो जाती हैं रेज ऑफ लाइट किसी भी, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती हैं, तो उसके बाद डेंसर मीडियम में से टोटली बाउंस बैक अगर कर जाएं तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमने जो है वो स्टेट द कंडीशन, उसकी कंडीशन बतानी है। क्रिटिकल एंगल यहाँ पर भी आपके पास आ गया और उसका हमने फिर रिलेशनशिप बताना है। तो उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया, पहले हिस्से में आपके पास ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो ये आपने बच्चों सारी शॉर्ट के तौर पर ही याद करनी है, जो लॉन्ग थे वो मैंने आपको वहाँ से बता दिया। न्यूमेरिकल्स बच्चों जो हमने करने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ये शुरू वाले जो इसके 3 4 हैं 4, ये सारे आप। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें बच्चों हमने जो हमारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट की हालत में होते हैं, जिससे उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, और इसमें जो हमने पहला टॉपिक करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। और यहाँ हमने इसकी बेसिकली उसने एग्जांपल्स आपको देके समझाया हुआ, लेकिन हमने सिर्फ इसकी ये डेफिनेशन वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा और इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर कंडक्टर, the near end of the conductor develops an unlike charge while the far end of the conductor develops a like charge. This separation of charge is called electrostatic charge. देखिए मैं आपको जो है बताता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास दो स्फीयर्स थे, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके करीब किया, तो यहाँ पर इसके एक तरफ जो पॉजिटिव था उस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया और उसके दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है।
इसके बाद बच्चों जो हमने टॉपिक करना है वो है कॉलम्स लॉ, और कॉलम्स लॉ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉलम्स लॉ जो है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल लॉ 9th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी तरह ये कॉलम्स लॉ होता है। इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। इसकी जो है ये अक्सर आपको शॉर्ट में भी आता है, तो आप इसको यहाँ तक लाजमी लिखेंगे कि आपके पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो इसकी इक्वेशन है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ हमने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को ख़त्म किया और यहाँ इक्वल का साइन लगाया, कांस्टेंट लिख दिया। के जो है ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ये होती है 9 × 10⁻⁹ ये 7 डायग्राम आपने लाजमी बनानी है जब आपने इसको लॉन्ग के तौर पर करना है। ये इसकी एग्जांपल है, इसमें यही कॉलम्स लॉ इस्तेमाल होगा और ये आपके पास शॉर्ट के तौर पर आ सकता है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ बच्चों आपने इसकी ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपने अच्छी तरह करनी है और ये इसके लिए साथ आपने जो है डायग्राम बनानी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन ये है और ये आपने इसी को याद कर लें और साथ में आपने ये इक्वेशन लिखनी है और ये इसका यूनिट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम जब भी कोई डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए लाइंस बनाते हैं। ये आपके पास दी लाइन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इसकी आपने ये डेफिनेशन ये आपके पास लिखी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसके लिए आपने ये इसका जो है वो इक्वेशन, ये फार्मूला करना है और इसके बाद इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट आपके पास है जाउल पर सेकंड, और इसको हम लोग जो है वो जाउल पर सेकंड को वोल्ट भी बोलते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है। यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वोल्ट होता है, तो वोल्ट की डेफिनेशन आपने ये करनी, ये भी आपके पास शॉर्ट के तौर पर आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह ये आपके पास है कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स, उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि द एनर्जी सप्लाइड, ये आपके पास अगर ये आ जाए कि 2 पॉइंट्स के दरमियान है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो फिर हमने यूनिट चार्ज एज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये आपके पास आया। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स आपके पास बेटा वो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइस विच कॉल्ड जो कि आपके पास चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर द चार्ज, a device which is called capacitor used. It consists of thin metals parallel to each other separated by a small distance. ये जो डिस्टेंस होता है या इसको हम लोग द मीडियम बिटवीन 2 प्लेट्स इज एयर और शीट और सम इंसुलेटर, इस मीडियम को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक की अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो हमने ये लिखनी है कि द मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स इज एयर और शीट। तो यहाँ तक ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी कैपेसिटेंस है, तो ये आपके पास इसी कैपेसिटर के किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी होती है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, और ये आपके पास उसकी इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर C जो है वो, और उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। किसी भी एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ये इसकी C को हम लोग बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है फैरेड होता है। फैरेड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये इसकी यहाँ पर उसने शॉर्ट के तौर पर ये आपने एग्जांपल इसी तरह तैयार कर लेनी है। इसके जो है वो कम्बिनेशंस होते हैं, किस तरह हम लोग कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हैं। तो बेटा ये हमने इसके साथ डायग्राम बनानी है। जब आपके पास पैरेलल आ जाए तो ये पैरेलल आपके पास लगे हुए हैं, ये बैटरी है, यहाँ पर स्विच है कोई, और यहाँ पर हमारे पास जो है जब भी इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने याद करने हैं कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम रहते हैं, चार्ज जो है वो हमेशा डिवाइड होता है जिसको हम टोटल चार्ज से करते हैं। फिर हमारे पास जो हमारे फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू Q1 Q2 Q3, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला पढ़ के आए हैं अभी कैपेसिटेंस का, C इज़ इक्वल टू Q/V। तो अगर हम यहाँ पर सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लें Q1 की, तो Q1 आपके पास ये V यहाँ डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 और V, क्योंकि V सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हम उनको V का ही नाम देंगे। तो हमने Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V और Q3 की जगह C3V पुट कर दिया। और यहाँ पर Q आपके पास बराबर होता है CV के, और
क्यू की जगह हमने वो पुट कर दिया, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी और ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन जो है वो इक्वेशन बन जाती है। अगर एक से आपके पास दो या दो से ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा लगे हों, अनकाउंटेबल लगे हों, तो उसके लिए हम लोग ये इस तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह कैपेसिटर्स इन सीरीज़ है, कैपेसिटर इन सीरीज़ में बेटा चार्ज डिवाइड नहीं होता, ये इसकी डायग्राम बनानी है आपने साथ में, और ये इसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाएंगे, सेम उसी तरह ही है। और इसका ये आपने लॉन्ग के लिए ये याद करना है न्यूमेरिकल। सिमिलरली आपके पास जो यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो उसको आपने यहाँ पर मेंशन किया, आपके पास लिखा हुआ है सीलिंग फैंस में, एग्जॉस्ट फैंस में, फैन मोटर्स में, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशंस में, कूलर्स में, मोटर्स में, सब जगहों पर ये कैपेसिटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इनकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है और वोल्टेज के हिसाब से हम लोग इनको देखते हैं। इसी तरह जो इसके MCQs हैं वो आप लोग सारे ही करेंगे, और जो इसके आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं, रिव्यू क्वेश्चन में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 17 करना है। ये सब वही क्वेश्चन जो अभी हमने टॉपिक यहाँ पे पीछे रिवाइज किए हैं। और न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके हमने सारे ही करने हैं। न्यूमेरिकल जो शुरू वाले 5 हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे, और जो बाद वाले हैं ये सारे आपने लॉन्ग के तौर पर तैयार करने हैं। किसी भी टॉपिक में कोई मसला है तो वो आप लोग जो है वो अपने इंचार्ज से पूछ सकते हैं और उसके बारे में फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।